अब हमने अभी देखा कि जुडिशियल एक्टिविज्म का एक मेथड है पीआईएल, है ना। पीआईएल के थ्रू भी कई बार जो है जुडिशियल एक्टिविज्म देखने को मिलता है न्यायपालिका के अंदर, जुडिशरी के अंदर। तो इस टॉपिक को हम देख लेते हैं। पीआईएल बेसिकली क्या है हमारा, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अब पीआईएल इज इंट्रोड्यूस इन अ कोर्ट ऑफ लॉ बाय अ प्राइवेट पार्टी और बाय द कोर्ट इटसेल्फ। जो पीआईएल है, पीआईएल को कोर्ट में प्राइवेट पार्टी हो गई कोई भी, है ना, या कोर्ट इटसेल्फ कोई भी लेके आ सकता है, कोई भी दायर कर सकता है। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पे, इसको समझिएगा। व्हेन देयर इज अ क्वेश्चन ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट, देन अ रिट पिटीशन में बी फिल्ड बाय समवन इवन दो ही मे नॉट बी डायरेक्टली इन्वॉल्व इन दैट मैटर। अगर कभी भी क्वेश्चन आता है पब्लिक इंटरेस्ट का, लोगों के भले का बात आती है ना, पब्लिक इंटरेस्ट, इसको आप ध्यान में रखिएगा। तो अगर पब्लिक इंटरेस्ट से रिलेटेड कोई केस आता है तो उसके लिए कोर्ट में रिट पिटीशन जो है, याचिका जो है वो दायर की जा सकती है, और वो कोई भी कर सकता है, फिल्ड बाय समवन, ठीक है, कोई भी कर सकता है। अब जो कोई भी दायर कर रहा है वो उस मैटर में इन्वॉल्व है डायरेक्टली या नहीं है इन्वॉल्व, वो भी कर सकता है। लेकिन इसमें याचिका में क्या होगा, पीआईएल में क्या होगा, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात की जाएगी, तभी इसका नाम है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। अगर किसी का पर्सनल इंटरेस्ट है तो उस केस में पीआईएल दाखिल नहीं की जा सकती। अगर पब्लिक इंटरेस्ट है, बहुत सारे लोगों के भले की बात की गई है एक साथ, तो उसमें पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को दायर किया जा सकता है, रिट पिटीशन फाइल की जा सकती है। तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन मीन्स अ लीगल एक्शन इनिशिएटेड इन अ कोर्ट ऑफ लॉ फॉर एनफोर्समेंट ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया। PILs have become effective tool for enforcing the legal obligation of the executive and the legislature. The chief objective behind PIL is ensuring justice to all, promoting the welfare of the people. ठीक है, जो भी लीगल ऑब्लिगेशंस होते हैं उनको दूर करने के लिए, उनको या फिर एनफोर्स करने के लिए, या लीगल जो भी ऑब्लिगेशंस हैं उनको हटाने के लिए पीआईएल जो है बहुत इफेक्टिव टूल है। और साथ में ही पीआईएल का जो मेन ऑब्जेक्टिव है वो यही है, जस्टिस टू ऑल। जितने भी इंडियन सिटीजन हैं सबको जस्टिस मिलना चाहिए, सबको न्याय मिलना चाहिए, और पीआईएल के थ्रू हम लोगों के वेलफेयर को प्रमोट कर सकते हैं। इट इज जनरली यूज्ड टू सेफगार्ड ग्रुप इंटरेस्ट एंड नॉट इंडिविजुअल इंटरेस्ट। ये मैंने आपको अभी क्लियर कर ही दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट की बात होगी तो पीआईएल को हम कोर्ट में दाखिल कर सकते हैं, अगर इंडिविजुअल इंटरेस्ट है तो हम पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया एंड द हाई कोर्ट हैव द राइट टू इशू पीआईएल। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है वो पीआईएल इशू कर सकते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जो है या सबऑर्डिनेट लोअर कोर्ट्स जो हैं वो पीआईएल दाखिल नहीं कर सकते। अब कुछ हम एग्जांपल ले लेते हैं जो पीआईएल के थ्रू बेसिकली क्या है, उनमें एक लैंडमार्क जजमेंट हुआ है, उसके लिए पीआईएल रिस्पॉन्सिबल है। मतलब पहले पीआईएल दाखिल गई, उनके बेस में सुप्रीम कोर्ट ने जो है क्या दिए, उसके ऊपर लैंडमार्क जजमेंट दिए जो एक तरह से हिस्ट्री बन गए। फॉर एग्जाम्पल, बैनिंग ऑफ द इंस्टेंट ट्रिपल तलाक opened up the door of the Sabrimala and the Haji Ali shrines to women and legalized passive euthanasia। ठीक है, ये तीन एग्जाम्पल हैं जो पीआईएल के थ्रू कहीं ना कहीं पीआईएल दाखिल की गई थी इनमें, और उस पे लैंडमार्क जजमेंट आया। जैसे हमारे इंडिया के अंदर ट्रिपल तलाक को बैन कर दिया गया है, और सबरीमाला और हाजी अली श्राइन के अंदर जो है वुमेन्स की एंट्री सुप्रीम कोर्ट ने दे दी है, और जो पैसिव एथुनेशिया मतलब जो इच्छा मृत्यु है उसको लीगलाइज कर दिया गया है। लेकिन ये हर एक केस में लीगलाइज नहीं किया गया, इसके लिए ऑप्शन ये है कि अगर कोई भी पर्सन जो है वो ब्रेन डेड हो जाता है तो, और वो हॉस्पिटल में है, तो उसका जो लाइफ सपोर्ट सिस्टम है उसकी बॉडी को चलाने के लिए, है ना, एक तरह से कॉमा से भी गई गुजरी स्टेज जो हो जाती है ना, तो उस केस में उस पर्सन को इच्छा मृत्यु दी जा सकती है, तो उसको लीगलाइज किया है। अब प्रोसीजर देख लेते हैं एक बार पीआईएल को फाइल करने का। तो कोई भी इंडियन सिटीजन हो, कोई भी इंडिया की ऑर्गेनाइजेशन हो, वो कोर्ट में पब्लिक इंटरेस्ट के लिए मूव कर सकती है और पिटीशन को फाइल कर सकती है। अगर वो सुप्रीम कोर्ट में पीआईएल डालेगी तो उसके लिए आर्टिकल 32 है, हाई कोर्ट में डालेगी तो उसके लिए आर्टिकल 226 है। ठीक है, तो कोर्ट जो है, जो भी एप्लीकेशन दी गई है, जो भी लेटर दिया गया है, उसको रिट पिटीशन की तरह
उसको लेता है और उस पर एक्शन लेता है। लेकिन उस लेटर में या उस रिट पिटीशन में सुप्रीम कोर्ट सबसे पहले ये देखेगा कि वो जो है पर्सनल इंटरेस्ट की बात नहीं की गई हो, उसमें पब्लिक के इंटरेस्ट की बात की गई हो। द कोर्ट हैज टू बी सेटिस्फाइड with the writ petition complies with the following. The letter is addressed by the aggrieved person or a social action group for the enforcement of legal or constitutional rights to any person who, upon poverty or disability, are not able to approach the courts for redress. मीन्स अगर कोई पर्सन है, गरीब है, कोर्ट में नहीं जा सकता है ना, कोई डिसेबल है, कोर्ट में नहीं जा सकता, तो उनके बिहाफ पे इंडिया का कोई भी पर्सन या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो पीआईएल जो है कोर्ट में डाल सकते हैं। लेकिन उसमें पीआईएल में बेसिकली क्या होगा, पब्लिक के इंटरेस्ट की बात की गई होगी। इवन, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इवन अ लेटर, अ पोस्ट कार्ड, न्यूज़पेपर रिपोर्ट और ईमेल addressed to the Supreme Court by a person acting in public interest has been accepted as a petition. अगर कोई पर्सन सिंपली लेटर लिख रहा है सुप्रीम कोर्ट को, पोस्ट कार्ड डाल रहा है, न्यूज़पेपर की कोई रिपोर्ट है सुप्रीम कोर्ट के पास, या सुप्रीम कोर्ट को ईमेल के थ्रू बताया जाता है किसी पर्सन के द्वारा, है ना, उसमें कोई केस की बात की जाती है और कहा जाता है कि ये पब्लिक के इंटरेस्ट की बात है, तो उस पर भी पिटीशन जो है वो एक्सेप्ट हो जाती है। सिग्निफिकेंस क्या है इसका? सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जस्टिस असेसेबल टू द पुअर, जो भी इंडिया के गरीब लोग हैं, पुअर लोग हैं, या जिन लोगों तक न्याय नहीं पहुंच पा रहा है, पीआईएल के थ्रू उनके पास न्याय पहुंच सकता है। इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल टू मेक ह्यूमन राइट रीच दोज हु हैव बीन डिनाइड राइट्स, जिनको राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स नहीं मिल पा रहे हैं, है ना, उन तक राइट्स पहुंचाने के लिए ये एक इफेक्टिव टूल है। इट डेमोक्रेटिसाइज द एक्सेस ऑफ जस्टिस टू ऑल, तो वही बात की गई है कि सबको जस्टिस मिलना चाहिए, पीआईएल के थ्रू हम इसको कर सकते हैं। तो कोई भी सिटीजन हो इंडिया का, कोई भी एजेंसी हो, ठीक है, जो कैपेबल हो पिटीशन फाइल करने के लिए, तो उनके बिहाफ पर भी पिटीशन फाइल कर सकते हैं ये लोग जो कैपेबल नहीं है, जो डिसेबल हैं, जो पुअर हैं, ठीक है, तो उनके बिहाफ पे भी कोई भी इंडियन सिटीजन या एजेंसी पीआईएल फाइल कर सकती है। पीआईएल से एक और फायदा ये होता है कि जो कुछ इंस्टीट्यूशन होते हैं उनको मॉनिटर करने में हेल्प मिल जाती है, लाइक जैसे जेल हो गए हमारे, है ना, पागल खाने हो गए, प्रिजन्स, असाइलम्स, प्रोएक्टिव होम्स एटसेट्रा, एंड इट इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर जुडिशियल रिव्यू। अब इसमें हम दो एग्जांपल ले लेते हैं पीआईएल का। तो जैसे एक केस था, हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार केस था, तो 1979 की बात है, और इस केस को बेसिकली बहुत से जो एक्सपर्ट हैं वो इस केस को फर्स्ट पीआईएल मानते हैं। तो मैं इसको आपको थोड़ा सा बहुत सिंपल वे में समझाता हूँ। तो 1979 में ये कपिला हिंगोरानी जो थे, इन्होंने एक रिट पिटीशन जो है सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी, मतलब पीआईएल उसको बोल सकते हैं लगाई थी, और उसमें ये कहा गया था कि पटना की जेल में 40,000 जो है अंडर ट्रायल्स जो है वो बंद है, ठीक है। इसको हुसैन आरा खातून केस के नाम से भी जानते हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जिस बेंच के पास ये गया था उसके जो जस्टिस थे वो पीएन भागवती थे, ठीक है। तो उसमें इन्होंने ये कहा था कि जो 40,000 कैदी बंद हैं पटना की जेल में, और ये अपनी सजा पूरी कर चुके हैं, लेकिन अभी तक इन पे जो है अंडर ट्रायल्स चल रहा है, हियरिंग चल रही है, तो इनको क्यों ना रिलीज कर दिया जाए, है ना। तो इसके बेस पे इन 40,000 कैदी जो थे इनको रिलीज कर दिया गया था। और इसके बाद कोर्ट ने क्या परमिट किया? कोर्ट परमिटेड हिंगोरानी टू परस्यू अ केस इन विच शी हैड नो पर्सनल लोकस स्टैंडी, मेकिंग पीआईएल्स अ परमानेंट फिक्सर इन इंडियन जूरिस्प्रूडेंस। इसका मतलब ये हुआ कि हिंगोरानी को, जो ये वकील थी, इनको सुप्रीम कोर्ट ने परमिशन दी कि आपका इसमें पर्सनल इंटरेस्ट नहीं है या किसी एक पर्सन की बात नहीं है, इसमें बहुत से 40,000 लोगों की बात की गई है ना। तो वहां से पहले तो इनको रिलीज किया गया पीआईएल के बेस पे, दूसरा फिर पीआईएल को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन को, एक परमानेंट फिक्सर इंडियन जुडिशरी में बना दिया गया, ठीक है। दूसरा केस हम लेते हैं एमसी मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। एमसी मेहता जो है बहुत ही फेमस जो है हमारे लॉयर हैं, एनवायरमेंटलिस्ट हैं, और बेसिकली ये जो है एनवायरमेंट से रिलेटेड जितने भी केसेस होते हैं उनको ही ये कोर्ट के अंदर लड़ते हैं।
तो इन्हीं के पीआईएल के बेस पे जो सुप्रीम कोर्ट है उसने ये 12 जनवरी 1988 को एक ऑर्डर दिया था। इसमें बेसिकली क्या था, जो सभी जानते हैं कानपुर के अंदर ये गंगा रिवर के किनारे है ना, बहुत सारी टैनरीज, लेदर की फैक्ट्रीज हैं। तो वो क्या करते थे, वो अपना वेस्ट वाटर जो है, अनट्रीटेड सीवेज जो है, उसको गंगा रिवर में डालते थे। ठीक है, तो इन्होंने सिविक अथॉरिटी जो थी वहां पे, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटीज थी, उनको लैश्ड आउट किया था। एक तरह से उनको ये कहा था कि आपने कैसे इनको अलाउ कर दिया गंगा रिवर में डालने, इससे तो बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है, बायोडाइवर्सिटी का लॉस हो रहा है। तो इसमें कई तरह के डिसीजन दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, और ये कहा था कि पूरे गंगा बेसिन में जो 50,000 के करीब लगभग पॉल्यूटिंग इंडस्ट्रीज हैं, तो उनको ये कहा था कि या तो इनको, मतलब कानपुर से लेके पूरे कलकत्ता तक, कि या तो ये बंद हो जाएं इंडस्ट्रीज, है ना, या फिर ये अपने प्रेमाइसिस में एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट का सेटअप करें, या सीवेज, और जो 250 टाउन थे गंगा के किनारे, उनको ये कहा गया कि आप सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट अपने सिटी में एस्टेब्लिश करिए, ताकि सीवेज का ट्रीटमेंट हो सके और ऐसे इंडस्ट्री के अंदर जो वेस्ट वाटर है उसका ट्रीटमेंट हो सके, तब उसको गंगा रिवर में छोड़ा जाए ताकि पॉल्यूशन लोड कम हो जाए, है ना। तो ये इस तरह के जो हिस्टोरिकल केसेस हैं वो बेसिकली पीआईएल के थ्रू ही संभव हो पाए हैं। तो आज हमने 3 टॉपिक लिए: जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल एक्टिविज्म एंड पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। तो आज का हम लेक्चर इतना ही रखते हैं। थैंक यू।